Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Husnain Munib, and our topic of discussion is पैथोलॉजी मिड सिलेबस सारा ही उसके अंदर कवर करेंगे, सिवाय नेक्रोटॉप्सिस वाली जो फाइल है हमारी, उसके अलावा, क्योंकि वो अभी तक शेयर नहीं हुई है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम डिटेल्ड लेक्चर्स विद यू गाइस, बट आप लोगों के मुताबिक वो बहुत कम लिखा हुआ है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। सो यू गाइस आर नॉट इनटू दैट। अगर आप लोग प्रॉपर कंसेप्ट बिल्ड करके चीज़ों को करना चाहते हैं, और आप, इफ़ यू वांट कि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, यानी कि यू हैव ग्रिप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसके लिए फिर आपको वही लेक्चर देने चाहिए, बट बेस्ड ऑन द ऑन योर स्लाइड्स। आज का जो है वो लेक्चर हम कवर करेंगे सारा का सारा। जो पहली फाइल है, ये चार फाइल्स मैंने ऊपर ओपन कर ली हैं, जिनमें यानी कि जो आप लोगों के काम आनी है, या जो आप लोगों का सिलेबस है, जो आप लोगों को मुझे शेयर की। इनमें जो पहली फाइल है, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये हमारा जो है वो डेफिनेशंस वाला पोर्शन है। ठीक है। तो एंशियंट एरा, मॉडर्न एरा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है कि जो आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है। आई विल जस्ट पास आउट दिस स्लाइड, और इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इट्स वेरी टू वे टू मच सिंपल। किसकी क्या मतलब होता है, तो आप उसको सिंपली देख सकते हो। सेकंड फाइल थी हमारी सेलुलर अडाप्टेशन की। जो सेलुलर अडाप्टेशन है, ये मैंने आपको ज़्यादा डिटेल वाला शेयर किया था, बट यहाँ पे जो है वो है अलग से है, तो इसको कवर कर लेते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन बेसिकली क्या होता है कि सेल का नंबर, साइज या टाइप, किसी भी तरह से नंबर में, साइज में या अपने टाइप में एक कोई भी चेंज लेके आना इन रिस्पॉन्स टू अल्ट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। कोई भी अल्ट्रेशन हो सकती है, कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन एंटर कर गया, कोई इंजरी हो गई, कोई वैसे नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया, तो उन सारे चेंजेस के अंदर किसी भी सेल का अपने नंबर में, साइज में या टाइप में चेंज ले आना, जो है वो क्या कहलाता है, सेलुलर अडाप्टेशन। इससे क्या होता है कि सेल जो है वो सर्वाइव कर पाता है, अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाता है, और अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है तो अपने आप को बचा पाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, लाइक न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ग्लूकोज नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो सेल अपने आप को इस तरह से अडाप्ट करेगा कि उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट मिनिमम की जा सके। ठीक है। वो अपनी रिक्वायरमेंट को मिनिमम कर लेगा, ताकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हुए सोर्स कम है तो वो तबाही ना हो जाए। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं कि सेल के हर हर बॉडी का हर हर सेल जो है वो अपने आप को चेंज इन्वायरमेंट या किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है, बाय अडॉप्टिंग दैट एनवायरनमेंट और बाय अडॉप्टिंग इट इटसेल्फ इन नंबर, साइज और टाइप। अडॉप्टेशन है टिपिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, डेफिनेटली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और अगर जो है वो सेल परसिस्ट करता है तो सेल इंजरी विल लीड टू डेथ। देखो, अगर तो वही कॉन्टिन्यूस कंडीशन है ना, कि अब एक स्ट्रेस आया, सेल अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया, स्ट्रेस चला गया, सेल नॉर्मल हो गया। ठीक है। फिर से स्ट्रेस आया, उस सेल ने अपने आप को थोड़ा बहुत नॉर्मल चेंज किया, ठीक है, फिर स्ट्रेस चला गया, एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली सेल एक चेंजिंग स्टेट में है। ठीक है। ये चेंज्ड स्टेट में है। ठीक है। वो अब इस स्टेट में वो एक टाइम तक रहेगा, लेकिन उसके बाद अब देखो, एक सेल अगर अपने आप को सुकेड़ना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब अपना साइज कम करना शुरू कर दे इन रिस्पॉन्स टू लेस ग्लूकोज, तो एक टाइम तक तो वो कर सकता है। आफ्टर दैट, जब वो इतना कम हो जाएगी या इतना कंटिन्यूस स्ट्रेस आएगा, तो उससे क्या होगा कि एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बाद सेल जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी। नॉर्मल सेल होता है अडॉप्टेशन सेल इंजरी। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल सेल डायरेक्ट भी इंजरी की तरफ हो सकता है। डायरेक्ट क्या मतलब है, क्या कोई इंजरी डायरेक्ट होगी, ठीक है, इंजरी से मुराद है कि कोई बैक्टीरिया आया या कोई केमिकल रिलीज, उसने कोई केमिकल रिलीज किया, उसने एक सेल को मार दिया, किल कर दिया, तो दैट इज सेल इंजरी। फिजिकल है, सेल इंजरी भी हो सकती है, कट लगा, ठीक है, कट में, अब उस कट में जितने सेल के ऊपर वो छुरी बजी, वो सारे सेल्स कट गए, ठीक है, वो इंजरी होती है, वो डायरेक्ट सेल डेथ की तरफ लेके जाती है। ठीक है। और सेकंड होता है अडाप्टेशन, कि अगर स्ट्रेस आ जाए या कोई इंड्यूस्ड या कोई इंक्रीज डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाए, दैट इज द स्ट्रेस टू। देखो, अगर 10 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, और आपको जो है वो 10 फ्रूट्स दिए जाएं, तो यू आर ओके टू दैट। लेकिन फ्रूट एक, वो लोग 10 ही हैं, ठीक है, तो देर विल बी ए स्ट्रेस कंडीशन, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो जहाँ पे लड़ाई का खतरा ज़्यादा है। ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो उस कंडीशन में सेल जो है वो अपने आप को अडाप्ट करता है। और अगर वो अडाप्ट ना कर पाए और उसी तरह रह जाए, मतलब अपने एक इन्वायरमेंट को अडॉप्ट ना कर पाए, तो अल्टीमेटली देयर विल बी सेल इंजरी एंड अल्टीमेटली सेल डेथ। डिफरेंट तरह की जो कंडीशंस हैं सेलुलर अडाप्टेशन के अंदर आती हैं। हाइपरट्रॉफी जो है वो बेसिकली हाइपरट्रॉफी एंड प्लासिया, दो लफ्ज हैं।
एक ट्रॉफी है, एक प्लासी है। जो ट्रॉफी है ये साइज से रिलेटेड है एंड द प्लासी इज रिलेटेड टू द नंबर। ठीक है। अगर तो इंडिविजुअल सेल का साइज बढ़े या कम हो जाए, ठीक है। बढ़े तो हाइपरट्रॉफी, कम हो जाए तो उसको हम ए ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। बड़े तो हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब बड़ा, ट्रॉफी का मतलब है उसका साइज बढ़ना। ठीक है। जिससे क्या होगा कि ओवरऑल ऑर्गन का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। आपने सुना होगा दिल बड़ा हो गया, ठीक है। लिवर एक्सपैंड कर गया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो इसके अंदर हाइपरट्रॉफी। और सिंपलेस्ट इसकी हाइपरट्रॉफी की मिसाल क्या है, आपका नॉर्मली मसल सेल। ठीक है। जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो वो सेल जो है वो उस इन्वायरमेंट को, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना, प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर, उसको अडॉप्ट करता है। अब वो जब इस चीज को अडॉप्ट करता है वो सेल, तो अल्टीमेटली जो है वो सेल क्या करता है कि वो उसका साइज बढ़ जाता है। जिसकी सिंपल सी मिसाल क्या है कि हमारी बॉडी के ये जो मसल सेल्स ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। दूसरा होता है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज डिमांड और हार्मोनल स्टिमुलेशन। ठीक है। तो मतलब कोई हार्मोन का सिग्नल आया और किसी चीज़ की इंक्रीज बढ़ गई, किसी चीज़ का जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है। तो ये भी जो है वो हार्मोनल लेवल पे काम हो रहा होता है कि कोई सिग्नल बॉडी में आता है और सेल अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सिंपली रेड ब्लड सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। ठीक है। और इंक्रीजिंग नंबर होता है उनका भी। और इसी तरह बाकी सेल्स भी, कोई ग्रोथ और ग्रोइंग ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जो कि अभी जिसका साइज एक्सपैंड कर रहा है नॉर्मली बच्चों में अंदर, तो वो भी नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। उसको हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। एट्रोफी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, कि अगर रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। आसान सी मिसाल है कि जिस ऑर्गन को आप इस्तेमाल नहीं करते वो ऑटोमेटिकली अपने साइज को कम करता जाता है। ठीक है। मसल्स जब तक जिम करते हैं मसल डेवलप होते हैं, बिल्टअप होते हैं। जैसे ही हम जिम छोड़ते हैं मसल दोबारा अपनी पुरानी लोकेशन पे जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वो होती है एट्रोफी, क्योंकि वो अब मसल जो है वो रिलैक्स कर चुके हैं। ठीक है। उसको कोई वर्क में नहीं लेके आ रहे, तो उसमें एट्रोफी हो जाती है। डिजीज के अंदर भी सारी कंडीशंस होती है, मैं तो आपको नॉर्मली बता रहा हूँ ना आपकी लाइफ साइकिल के हिसाब से। डिजीज के अंदर भी इस तरह की कंडीशन आ सकती है। देन वी है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया के अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंज इन विच वन अडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अदर अडल्ट सेल टाइप। इट इज अ कंडीशन लाइक ब्लड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू मसल सेल। ठीक है। कोई इसमें ऐसी चेंज आए कि वो मसल सेल बन जाए। ठीक है। तो ये होती है मेटाप्लाज्या, एक तरह का अडल्ट टाइप सेल है। देखो, एक जब आप नॉर्मली सेल बनते हैं तो वो बनते हैं हेमेटोपोइटिक सेल्स है। ठीक है। पोइटिक सेल्स यानी कि वो जिस बोन मैरो के अंदर उनकी बेसिक्स पड़ी हुई है। ठीक है। वो सारे एक ही तरह के सेल बनते हैं। ठीक है। जब ओरिजिनेट जब होता है ना पीछे से, सारे के सारे बॉडी सेल्स एक ही तरह के बनते हैं। बाद में वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट का मतलब है कि वो अपनी जो है वो शेप को, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, देयर नीड। ठीक है। अगर वो मसल के लिए बनाया गया था तो वो मसल सेल बन जाएगा, अगर वो ब्लड के लिए बनाया गया था तो ब्लड का सेल बन जाएगा। लेकिन ऑन द वेरी बेसिक एंड या वेरी बिहाइंड वो सारे सेम चीज थी। ठीक है। इवन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये जितने भी हैं ये सारे डिफरेंटली जो है वो बनते हैं बाद में। ठीक है। तो मेटाप्लासिया जो है वो क्या है, ये एक अलग कंडीशन है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। मेटाप्लासिया क्या है कि अडल्ट सेल पड़ा हुआ है कि प्रॉपर बना हुआ मेच्योर रेड ब्लड सेल है, वो कन्वर्ट हो जाए इनटू मसल सेल, तो ये हो जाएगा मेटाप्लासिया। एंड डिस्प्लासिया क्या होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ सेल ऑफन कैरेक्टराइज्ड विद चेंज इन सेल साइज। अगर कोई भी इसमें चेंजिंग्स आती हैं, कोई सेल का साइज बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, कोई बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, या सेल अपने आप को स्पीडीली डिवाइड करना शुरू कर देता है, तो वो सारी कंडीशन को कहते हैं डिस्प्लासिया। जिसकी मिसाल क्या है, आपका जो है वो एक कैंसर की मिसाल इसके अंदर आती है कि जिसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को प्रॉपरली बहुत स्पीडिंगली जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है और लंप बना लेता है, लोथड़ा बना लेता है, गिल्टी बना लेता है, जो कि गिल्टी कैंसर कहलाती है। ज्यादा सेल से कम हो गई एट्रोफी, चार से चार ही रह के लेकिन साइज बढ़ गया हाइपरट्रॉफी, नंबर बढ़ गया तो हाइपरप्लासिया, और उसकी टाइप ही चेंज होगी, सिलेंड्रिक सॉरी कॉलमनर सेल थे और वो जो है वो इस तरह सिलेंड्रिकल हो गए, तो ये मेटाप्लाजिया, ये सॉरी रो वाइज हो गए तो ये मेटाप्लाजिया, कि उन्होंने अपनी टाइप ही चेंज कर ली। हाइपरट्रॉफी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फंक्शनल डिमांड या हार्मोनल सिग्नल के केस में आती है। और इसमें क्या होता है कि सेल सिंथेसाइज करता है ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन टू अकोमोडेट द ग्रेटर वर्कलोड। देखो, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो जब भी किसी चीज़ का बढ़ना है, कोई नया सेल बनना है, उसकी सेल मेम्ब्रेन बननी है, उसका साइटोसोल बनना है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज बननी है, दे ऑल आर प्रोटीन बेस्ड स्ट्रक्चर ना। तो वो हार्मोन्स बनने, एंजाइम्स बनने, दे आर ऑल प्रोटीन बेस्ड जो है ना,
तो वो सारे के सारे प्रोटीन जो है वो उनकी जो वो मतलब अगर कोई डिमांड ज़्यादा आ गया, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है। मसल सेल्स के अंदर भी क्या होता है कि जब मसल सेल्स की जो है ना, इनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, वही प्रोटीन जो है वो इन मसल्स के अंदर एकोमोडेट करके इनका साइज बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक दो तरह की हाइपरट्रॉफी होती है। फिजियोलॉजिक स्केलेटल मसल की एक्सरसाइज की डिमांड के अंदर, वी नो अबाउट दैट। पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी किसी भी ब्लड कोई ऐसी डिजीज कंडीशन, पैथो का मतलब होता है डिजीज कंडीशन के मुताबिक। कार्डियक हाइपरट्रॉफी, आपको पता है कि अगर बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है तो कॉन्टिन्यूसली इतना सारा ब्लड प्रेशर को अकोमोडेट करने के लिए हार्ट अपने आप को साइज को बढ़ा लेता है, ठीक है। बढ़ा क्यों लेता है? ताकि जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके। मतलब क्या है कि पानी कम आ रहा है, प्रेशर ज्यादा है, लेकिन मोटर छोटी है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, मोटर बड़ी लगाई जाती है, तो हार्ट अपने आप के साइज को इंक्रीज कर लेता है ड्यू टू ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसको ओवर वर्किंग करनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ओवरऑल हार्ट का जो मसल फाइबर्स का साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, दिल का बड़ा हो जाना, जो कि एक बीमारी है। हाइपरट्रॉफी माइक्रोस्कोपिकली एंड ग्रॉसली देखते हैं। माइक्रोस्कोपिकली का मतलब है कि सेल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। हाउएवर द चेंज ऑफ इन लार्ज सेल मे बी डिफिकल्ट टू एप्रिशिएट अनलेस कंपेयर्ड विद सेल ऑफ द अदर सिमिलर ऑर्गन और ऑर्गन विद द अदर अनदर एनिमल ऑफ सेम एज। वो कहते हैं कि बढ़ तो जाता है, बट अब सिंगल सेल को देखोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू डिटरमाइन कि ये जो साइज है ये बड़ा हुआ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपको वैसे कंपैरिजन सेल है, आपने दो सेल्स दिए थे, एक उन दो सेल्स में से एक जो है वो बड़ा हो गया दूसरे के साथ, जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि विच सेल इज हैज बीन हाइपरट्रॉप। ग्रॉसली देखते हो तो टिश्यू या ऑर्गन लेवल की बात होती है। ग्रॉस ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ऑर्गन और टिश्यू लेवल पे, ठीक है। इसमें जो है वो पेयर्ड ऑर्गन के अंदर चेंज है वो अप्रिशिएटेड है, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी में वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट बिकम थिकन, ठीक है। पेयर्ड ऑर्गन्स का मतलब होता है कि कोई और ये टिश्यूज हैं जो कि आपस में मिलकर काम करें। दिल के अंदर जितना कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के टिश्यू है, तो कोई एक पार्ट भी अगर एक्सपेंड करेगा तो वो साइज, दिल का साइज भी बढ़ाएगा, और वो कंपैरिजन में नजर भी आ जाएगा कि जो ग्रॉसली अगर आप देखते हो तो वो जो हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है वो क्या होती है, विजिबल होती है। मसल हाइपरट्रॉफी, आई शोड यू टोल्ड यू अबाउट दिस। नॉर्मल सेल से बड़ा चाहे हो जाएगा, नॉर्मल ये थे छोटे छोटे सेल, और ये हाइपरट्रॉफ्ड सेल हैं, ये देखें, ये उसका वाइट सिर्फ एक डॉट लाइक है, और इसमें पूरी एक एक्सपेंडेड कंडीशन है, तो ये हाइपरट्रॉफ्ड सेल है। मैकेनिज्म हाइपरट्रॉफी का यही है कि बेसिकली सेलुलर प्रोटीन बढ़ जाती हैं, ठीक है। कैन बी इंड्यूस्ड बाय द लिंक्ड एक्शन ऑफ मैकेनिकल सेंसेस। मैंने आपको बताया कि वही बात है पुरानी, कि सेलुलर प्रोटीन बढ़ाई जाती है और वो प्रोटीन बॉडी का पार्ट बनती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कह रहे होते हैं। इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं या डिफरेंट इसके प्रोवोकिंग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास मैकेनिकल सेंसर हैं, जैसे मैंने एक्सरसाइज का बताया। फिजिकली आप कोई भी काम कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, तो मोशन की वजह से आपकी बॉडी जब मैकेनिकल सेंसर के तौर पर की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। हार्ट अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो मैकेनिकल सेंसर है उसके पास कि उससे वो कर रही है। ग्रोथ फैक्टर होते हैं, डिफरेंट बॉडी के अंदर केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। टीजीएफ, बीटा, आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये ऐसे बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं जो कि किसी भी सेल के साइज को बढ़ाते हैं ताकि ओवरऑल बॉडी ग्रो कर सके, ठीक है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर सेल हम बढ़ते हैं, हमारा साइज बढ़ता है, इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी कॉज करवाते हैं हाइपरट्रॉफी को। वेजो एक्टिव एजेंट्स, हमारे पास डिफरेंट वेजो एक्टिव एजेंट्स हैं। एंडोथैलिन 1 है, एंजियोटेंसिन 2 है। वेजो एक्टिव का मतलब होता है कि ये ऐसे एजेंट हैं जो कि ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करते हैं, मतलब उनको साइज को बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड इजीली फ्लो कर सके। अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास लाइक यू नो कि हमारे ये कंडीशन आती है कि मेरे में बता दें सेल इंजरी हो जाए, कहीं कहीं नुकसान हो जाए, तो वहाँ पे वहाँ तक ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ानी होती है ना, ज़्यादा पहुँचानी होती है, तो बॉडी क्या करती है कि वो ब्लड वेसल्स का साइज को बढ़ा देती है, छोटे पाइप को निकाल के मतलब छोटे पाइप को बड़ा कर देती है, ठीक है। और वो बड़ा पाइप सारे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है, चीज़ों को जल्दी ट्रांसफ़र करता है। तो वो जो ये जो एक्सपेंशन हुई है, ये वेज एक्टिव एजेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसका जो है वो है लिंक्ड एक्शन है, मतलब तीनों कहीं ना कहीं लिंक होकर एक दूसरे से मिलजुल के ये सारा एक्सपेंशन का काम करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन अकर वाया टू पाथवेज, दो पाथवेज के जरिए सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ये आप वैसे ही याद कर लो। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि ओवरऑल उस प्रॉपर जो कंट्रोलर सिस्टम है उसको कैसे बताया जाता है, तो उसके अंदर PI3K, या जिसको AKT पाथवे भी कहते हैं, ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी करवाएगा। मतलब फिजियोलॉजिकल की मतलब नॉर्मली जो बीमार बगैर बीमारी के मसल सेल या कोई भी बॉडी का सेल बढ़ रहा है
उसको हम उसका जो पाथवे है दैट इज PI3K, एटी AKT पाथवे कहते हैं जिसको। और अगर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है यानी डिजीज कंडीशन के अंदर साइज बढ़ रहा है, तो उसका उसका जो भी पाथवे फॉलो किया जाएगा दैट विल बी GPCR पाथवे। जीन एक्सप्रेशन के हवाले से जो है वो इसमें तो कुछ ऐसा सच नहीं लिखा। देन वी हैव हाइपरप्लासिया। इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करके नंबर ऑफ बहुत सारे सेल बनाता है। इसमें ये सिर्फ उन सेल्स में होगी जिनमें माइटोसिस हो सकती है, ठीक है। आपको पता है न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें माइटोसिस बहुत रेयर या होती ही नहीं है, या तो बहुत रेयर है या होती ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर जो है वो हाइपरप्लासिया इसको कहते हैं मतलब ऐसे सेल जो कि जिनके अंदर हो सकती है उनमें जो है वो इस चीज़ों इन चीज़ों को जो है वो लिया जाता है। तो उनमें जो है वो हाइपरप्लासिया की कंडीशन होती है, ठीक है। इट इज ऑफन डिफरेंट, इसमें ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन, अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि हाइपर ट्रॉफी करवा रहे होते हैं वो हाइपरप्लासिया भी करा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया सिंपली मेमोरी ग्लैंड है हाइपरप्लासिया ड्यूरिंग लैक्टेशन, कि जब बेबी जो है वो सक कहता है मदर ब्रेस्ट को, तो सिंपली, वेरी सिंपली जो है उसके अंदर क्या होता है कि वो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो अपने सेल को, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो करते हैं, 2 से 4 होते हैं, जिसमें ओवरऑल मेमोरी ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ग्लैंड पूरे का साइज बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि हर सेल ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया हुआ है, तो एक जहाँ पहले एक सेल रहता था वहाँ अब दो रहते हैं, ठीक है। तो उससे भी ओवरऑल साइज भी बढ़ता है, ठीक है। कंपनसेटरी भी हो सकते हैं, लिवर रीजनरेशन आफ्टर पार्शियल हेपेक्टेक्टोमी। मतलब क्या है कि कुछ कंपनसेशनरी हाइपोप्लासिया भी हो सकते हैं, जैसे लिवर है, जब उसको कोई उसका कोई हाइपा हेपेटो हेपेटेक्टोमी जो है की जाती है। हेपेटेक्टोमी क्या होता है कि लिवर का कुछ हिस्सा काट देना, ठीक है, जो कि डिफेक्टिव होता है। तो बाकी जो लिवर होता है वो अपने आप को ग्रो करके दोबारा से उस हिस्से को रीजनरेट कर लेता है जो लॉस होता है, ठीक है। तो इसको, ये भी हाइपरप्लासिया की कंडीशन है, क्योंकि क्या होता है कि सपोज कर रहे हैं कि आपके पास एक 1 मीटर की रस्सी है, या आपके पास 10 सेंटीमीटर की रस्सी है, उसमें 3 सेंटीमीटर जो है वो आपने काट दिए, तो बाकी 7 सेंटीमीटर जो है वो कैपेबल है हाइपर इस लीवर के अंदर, लीवर की कंडीशन में, कि वो अगर उस धागे को लीवर समझे, तो बाकी का जो 7 सेंटीमीटर वो कैपेबल है कि वो उस 3 सेंटीमीटर को अगेन उसी शेप में रीजनरेट कर सके, ठीक है। तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है हाइपरप्लासिया के जरिए। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया के अंदर हमारे पास दो तरह के हाइपरप्लासिया हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया एंड प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड हार्मोनल स्टिमुलेशन, के बार बार एंडोमेट्रियल के बार बार हार्मोनल सिग्नल आई जा रही है, एस्ट्रोजन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन लीड टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल लाइनिंग द यूटिरस एंड कैन प्रीडिस्पोज टू पायोमेट्रा। मतलब ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर अगर बॉडी के अंदर आपको पता है हार्मोन्स आर रेगुलेटेड, दोनों हार्मोन्स बराबरी से जो है वो आते होते हैं। तो इसमें अब देखोगे तो वो कह रहा है कि अगर तो एस्ट्रोजन आई जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा, दैट इज एन, मतलब वो एक खराब हुई हार्मोन कंडीशन है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो यूटेरस की लाइनिंग है वो क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, थिकन हो जाएगी, ठीक है। तो वो थिकन कैसे होगी, डेफिनेटली बाय द डिवीजन इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इन ओल्डर मेल इज ऑफन ड्रिवन बाय एंड्रोजेंस। इसके अंदर जो है वो जिस तरह फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, तो वो ये सारी कंडीशन को लेके जा रहा है। एंडोमेट्रियल को प्रोस्टैटिक, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको पता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा होता है, तो उसके अंदर जो है वो हाइपरप्लासिया हो जाएगा, बिनाइन होगा। बिनाइन का मतलब है कि वहाँ पे सेल नंबर इतने बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बिनाइन का मतलब विद इन प्रोस्टैटिक, ठीक है। तो वहाँ पे ओल्डर मेल के अंदर जो है वो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, डेफिनेटली वो ट्रिगर करता है द ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट ओल्डर एज में क्योंकि इसकी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे जो है वो एक हाइपरप्लासिया कंडीशन आ जाती है उसकी। ये मेमोरी ग्लैंड की एग्जांपल है, ये लिवर है कि वो जितना हिस्सा कट गया वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। पैथोलॉजी के अंदर ये नॉर्मल यूटेराइन लाइनिंग है, और ये एक्सपेंडेड है, जिसके अंदर जो है वो क्या है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन आ नहीं रहा, ठीक है। और ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, जिसके अंदर एंड्रोजन की वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड था, ये एक्सपेंडेड प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सारा का सारा जो है वो फिर बड़ा हुआ है। एट्रोफिक कंडीशन आती है जिसके अंदर रिडक्शन हो जाती है उसके अंदर, ये भी डिफरेंट इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकता है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का लेवल कम हो तो सेल अपने आप को कम कर लेते हैं, ठीक है।
फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो है, थाइमस ग्लैंड एट्रोफी विद एज, थाइमस ग्लैंड की एज के साथ साथ जो है वो अपना साइज कम करता जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो रही होती है, ठीक है। थाइमस बेसिकली बच्चों के अंदर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो बाद में जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये अपना साइज को कम करता जाता है, बिकॉज उसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता। पैथोलॉजिकल एट्रोफी जो कि मैंने आपको मसल एट्रोफी बताई है, ये डिसयूज की वजह से भी हो सकती है, मतलब आप जिस मसल को यूज नहीं करेंगे वो कम हो जाएगा। और इस वजह से भी हो सकता है डीनर्वेशन। डीनर्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि किसी मसल की तरफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई, नर्व सिग्नल नहीं जा रहे, सॉरी, किसी मसल को अगर, हाथ के मसल्स को अगर ब्रेन के नर्व सिग्नल नहीं जा रहे, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें नर्व जो है वो खराब हो गई हैं, जिस तरह डायबिटीज के अंदर भी होता है कि नर्व वीक हो जाती हैं, तो वो कंडीशन के अंदर अगर जो है वो सेल साइज कम हो जाएगा तो वो एट्रोफी हो जाएगा। पैथोलॉजिकल एट्रोफी जो है ये डिपेंड करता है बेसिक कॉज, और जनरलाइज और लोकलाइज भी हो सकता है। जनरलाइज का मतलब है कि ओवरऑल एक बॉडी के अंदर फैल रही है, और लोकलाइज का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक सेल। जनरलाइज एट्रोफी स्टारवेशन एट्रोफी है, ठीक है। देखिए, खाना नहीं खाएंगे तो ओवरऑल बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हर सेल को इफेक्ट होगा, प्रोटीन कैलोरिक माइग्रेशन आ जाएगी, और जितने स्केलेटल मसल हैं सारे के सारे प्रोटीन तोड़ तोड़ के वहां से एनर्जी हासिल की जाती जाएगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू एट्रोफिक कंडीशन, ठीक है। स्टारवेशन के अंदर क्या होता है, ये ओवरऑल जब भूखा होती है बॉडी, तो बॉडी के पास कहीं से भी सोर्स नहीं होता, तो बॉडी फिर अपने आप को तोड़ती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज एंड कैंसर, दैट इज पैथोलॉजिक एट्रोफी। अब उसमें क्या होता है कि उसमें टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये बेसिकली बॉडी के अंदर किलिंग एक्शन करता है। अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो ये एपेटाइट सप्रेशन करवा देता है और लिपिड की डिप्लीशन करवाता है, बॉडी के अंदर से लिपिड निकाल देगा और भूख को सप्रेस कर देगा। जब आप खा कम रहे हैं, निकल आपका ज़्यादा रहा है, फैट, तो बॉडी ऑटोमेटिकली जब वो एट्रोफिक कंडीशन में लेके जाएगी, जिसको हम कहते हैं मसल एट्रोफी। सिनाइल एट्रोफी थर्ड कंडीशन है, ओल्ड एज। सिनाइल का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ जो कि ओल्ड एज से रिलेटेड है, उसको हम सिनाइल एट्रोफी कहते हैं। ये बेसिकली हार्ट की होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की एट्रोफी होती है, आपको पता है विद एज जो है वो इनका साइज कम होता जाता है। एंड देन हैव एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स की एट्रोफी होती है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो कहाँ से आ रहे होते हैं, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देता है आगे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है, सॉरी, थायराइड को कह रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फिर कंट्रोल कर रहा होता है बाकी सारे ग्लैंड्स को। ये नॉर्मल मैकेनिज्म हमने फिजियोलॉजी के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी, या तो हाइपोथैलेमस की सिग्नलिंग नहीं प्रॉपर हो रही तब भी ये कंडीशन आ जाएगी, या फिर अगर आप कहें कि फर्दर ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सही से रिलीज नहीं कर रहा, वो ग्लैंड वो हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा कि वो हम कह देंगे कि वो आपका जो है वो पिट्यूटरी हाइपो पिट्यूटरिज्म है, ठीक है, या हाइपो पीछे से भी हो सकता है, मतलब वहां से भी कंट्रोल। और मेनली क्या है कि पिट्यूटरिज्म, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिन्होंने आगे जाके, यानी कि आपको पता थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन था, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस तरह के डिफरेंट हार्मोन्स थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो सारे के सारे क्यों, अगर सिग्नल ही पीछे से नहीं आ रहा तो आगे के सेल को लगेगा कि काम है ही कोई नहीं। जब उनको पता है कि काम है ही कोई नहीं, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि काम ना हो तो सेल अपना साइज को कम कर लेता है। देन वी हैव लोकलाइज एट्रोफी। लोकलाइज एट्रोफी के अंदर अभी तक हम बात कर रहे थे जनरल की, अब लोकलाइज है जिसमें इस्चेमिक एट्रोफी है। ये बेसिकली होती है आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिसीज। इसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होती जाती है, ठीक है। ब्रेन एट्रोफी है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ सेरेब्रल आर्टरी। मतलब क्या है कि सिंपली कोई इस्चेमिक का मतलब है कि आर्टरी की वजह से कोई भी इशू आ रहा है। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो वो न्यूट्रिएंट प्रॉपरली किसी एक ऑर्गन की तरफ, किसी एक स्पेसिफिक सेल की तरफ नहीं पहुंचा पाएगी। व्हेन इट विल नॉट बी एबल टू डू दैट आउट, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जिस ऑर्गन की तरफ वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी, वो डेड होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा, एट्रोफिक कंडीशन में चला जाएगा। इसको कहते हैं इस्चेमिक एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप मसल्स की बात नहीं करते, मसल का काम नहीं करते, तो वो फिर डिसयूज हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप का साइज को कम कर लेते हैं। इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एंड ऑस्टियोप्रोसिस, ये कौन सी कंडीशन है, या बहुत अलग से लिखा हुआ है। डी डीनर्वेशन एट्रोफी मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉडी के अंदर अगर नर्व्स का कोई इशू आ जाए, प्रेशर एट्रोफी होती है।
डीनर्वेशन ये होगी। प्रेशर एट्रोफी क्या होती है कि ये ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए, ठीक है, तो ये किडनी के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो वहाँ पे वो सप्लाई को, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक। प्रेशर विल ब्लॉक। अब जब ब्लॉक कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो है कंडीशन को वो भी एट्रोफिक कंडीशन चली जाएगी। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे भी हमने इसी की बात की है, ये एंडोक्राइन एट्रोफी की, कि वहाँ पे अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो वो ग्लैंड जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ भी ये भी उसी की मिसाल है कि एंडोक्राइन सिग्नल ब्रेस्ट की तरफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, जो पीछे है, जो हमने जनरल हमारी एयर ट्रॉफी के अंदर बात की है ना, दो तरह की थी, जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। जनरलाइज के अंदर जो हमने बात किया वो है ग्लैंड्स की एयर ट्रॉफी, ठीक है। जनरलाइज में ग्लैंड्स की एयर ट्रॉफी की बात की है, जबकि हमारे पास क्योंकि ग्लैंड जहाँ जहाँ देखो जनरलाइज है ना, तो जो पूरी बॉडी के अंदर उन्होंने अपने हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट आएगा। लोकलाइज के अंदर क्या है कि एक ऑर्गन, एक की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको अगर कोई और एंडोक्राइन स्टिमुलेशन नहीं जा रही तो वो अपने आप को सुकेड़ना शुरू कर देगा। एंड इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रेगनेंसी साइकिल, ठीक है। कभी चीज बढ़ रही है, कभी यूट्रस की लाइनिंग कभी मोटी हो रही है, कभी बारीक हो रही है, इट इज हैपनिंग। तो अगर बारीक हो रही है तो उसको क्या कहेंगे कि एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की जो है वो लॉस हो गया। और इस तरह ब्रेस्ट का साइज भी इसी तरह बढ़ता है कि हार्मोन्स के जरिए जब ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, और कम भी होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी क्या होता है कि प्रोटीन की डीजनरेशन कम होती है और उसकी सिंथेसिस जब कम हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज्यादा की जाती है और उसकी सिंथेसिस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। अब सिंथेसिस कम हो जाएगी, डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली चीज कम हो रही है, ठीक है। तो ये आप बाकी पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा बड़ा चीज नहीं है। देन वी है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया के अंदर एक अडल्ट सेल दूसरे अडल्ट सेल में चला गया है और इंजरी या इरिटेशन के केस में जो है वो किया जाता है ये कंडीशन। और क्यों किया जाता है, ये समझती है बॉडी कि अगर ये एक तरह का सेल है और बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई, कोई इंजरी आ गई है, तो इस सेल को अगर दूसरी तरह के सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मेटाप्लासिक कंडीशन ले आई जाए, तो उससे जो है वो दूसरे वाला जो सेल है वो ज़्यादा बेटर वे में जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, तो उसको हम मेटाप्लासिया कह देंगे, ठीक है। स्क्वेमस, अब ये द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया में अंडरगो स्क्वेमस मेटाप्लासिया रिप्लेसिंग नॉर्मल सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज मोर रेजिस्टेंट टू डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ स्मोक। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मली जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है वहाँ पे सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम मौजूद होते हैं। कोलमनर का मतलब है लंबे लंबे सेल, सीलिएटेड का मतलब है उसके ऊपर छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी बाहर के टॉक्सिन्स को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि ये सेल्स कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी मुकम्मल टाइप ही चेंज करके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब है कि वो क्योंकि क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में ये स्मोक के इफेक्ट को ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो बॉडी अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन में किस तरह अडॉप्ट कर रही है, बाई चेंजिंग इट्स इंटायर शेप, या अपने इंटायरली वो अपने आप को चेंज करके। डिस्प्लासिया कोई भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट या ग्रोथ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इट कैन बी प्री कैंसरस कंडीशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई ये कैंसर की कंडीशन होती है, इसके अंदर कैंसर के ही मसले आएंगे, ठीक है। और मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। मेलिग्नेंसी क्या होती है कि अब एक लोकलाइज्ड कैंसर है उसको बिनाइन कैंसर कहते हैं, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे है, अपने इर्द गिर्द के साथ बस थोड़ी बहुत छेड़खानी कर रहा है। एक होता है कि सेल अपनी लोकेशन छोड़ दे, कैंसर सेल अपनी लोकेशन छोड़ दे, अब वो डिफेक्टिव सेल है, वो जहाँ जहाँ जाएगा, जिस जिस बॉडी में जाएगा वहाँ वहाँ कैंसर फैलाता जाएगा, उसको कहते हैं मेलिग्नेंट कंडीशन। सेलुलर अडैप्टेशन का कुछ की पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, मेनली रिवर्सिबल चेंज होते हैं एक हद तक, एक लेवल तक। सेलुलर अडैप्टेशन रिवर्सिबल होती हैं कि अगर आप अंडरलाइंग स्टिमुलस को, लाइक लैक ऑफ न्यूट्रिएंट या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो कि उस कंडीशन को लेके चल रही है, उस अडॉप्टेशन को कॉज करवा रही है, अगर आप उस कंडीशन को रिमूव कर दें, सॉल्व आउट कर दें, तो भी सेलुलर अडॉप्टेशन रिवर्सिबल है। एंड स्ट्रेस एंड इंजरी, कि अगर स्ट्रेस या इंजरी परसिस्ट करता है तो अडॉप्टेशन या सेल इंजरी और डेथ की तरफ लेके जा सकती हैं। तो इट इज अबाउट दिस। अच्छा, आगे इसके अंदर ही आ जाता है अपोप्टोसिस। ये आपकी फोर्थ थर्ड फाइल है।
अपोप्टोसिस बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ होती है। प्रोग्राम का मतलब है कि जिसके अंदर बॉडी इरादतन अपने आप को डिवाइड कर लेती है। ठीक है, यू नो अबाउट इट। इसके अंदर हमारे पास ये है कि प्रोग्राम सेल रहता है, आपको पता है टिश्यू होम्योस्टेसिस के अंदर ये रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हार्मफुल सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, या रेड ब्लड सेल आपको पता है 3 माह के बाद उन्होंने खत्म होना है, तो उनको खत्म कर दिया जाता है विद प्रोग्राम। तो ये होती है टिश्यू होम्योस्टेसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पता है, जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर तो उसकी उंगलियां साथ साथ जुड़ी होती हैं, जिस तरह एक बतख का हाथ होता है। ठीक है, बाद में उंगलियों के दरमियान में जो है वो एपोप्टोसिस के जरिए सेलों को तोड़ा जाता है। सेल्स जब टूट जाते हैं, खत्म का हो जाते हैं, तो ये उंगलियां जो है सेपरेट आउट हो जाती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। या किसी भी हार्मफुल सेल को, लाइक कैंसर है या बैक्टीरियल टॉक्सिन आ गया, किसी भी सेल को खत्म करने के लिए भी एपोप्टोसिस की जा सकती है। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि वो सिग्नलिंग, बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मॉलिक्यूलर प्लेयर का मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स हैं या ऐसे रेगुलेटर हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो उस चीज़ों को कंट्रोल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नोन एज कैस्पेजेज। और जो एपोप्टोसिस है इसके अंदर जो एंजाइम मेनली इन्वॉल्व होते हैं उसकी क्लास को हम कहते हैं कैस्पेजेज एंजाइम। ठीक है, कैस्पेज एंजाइम कहते हैं जो कि इन सारे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो डिफरेंट तरीके से एपोप्टोसिस की जा सकती है। डीएनए डैमेज, ठीक है, अगर कोई म्यूटेशन की कंडीशन आ गई है, रेडिएशन के वजह से कोई इफेक्ट आ गया, हाइपॉक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन आ गई है, या फ्री रेडिकल की वजह से डीएनए डैमेज हुआ है। फ्री रेडिकल आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट जिसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो अगर इफ देर इज अ डीएनए डैमेज, उसकी वजह से वो सेल खराब हो चुका होता है, पूरा डीएनए डैमेज हुआ अगर थोड़ा भी, तो वो सेल क्या है, डिफेक्टिव सेल है। तो इस सेल को खत्म किया जाता है बाय अपोप्टोसिस प्रोग्राम वे में। प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होगी, प्रोटीन बनी, प्रोटीन आपको पता है पहले एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर बनता है, और उस लाइन स्ट्रक्चर्स बनने के बाद जो है वो मतलब लाइन स्ट्रक्चर बनने के बाद उसने अपने आप को फोल्ड करना होता है। स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनने के बाद उसने अपने आप को क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है। तो इस फोल्डिंग के अंदर अगर प्रॉपर फोल्ड ना हो तो उसकी वजह से डिजीज कंडीशन हो सकती है, और बहुत बुरी डिजीज कंडीशन हो सकती है। इस सिर्फ मिस फोल्डिंग है, जब मिस फोल्डिंग हो जाएगी तो प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगी, और ये प्रोटीन पूरी बॉडी के सिस्टम को खराब कर सकती है। लाइक एक इंजाइम है, दैट इज द प्रोटीन, और अगर वो सही से नहीं बना तो उसका जहाँ जहाँ रोल है वो वहाँ जाके सारे सारे के सारे ऑर्गन को तबाह करेगा। ठीक है, तो इस तरह की मिस फोल्डेड प्रोटीन्स हैं उसको अपोप्टोसिस के जरिए खत्म किया जाता है। एंड इन्फेक्शन, कोई भी सेल आ गया, कोई भी डैमेज आ गया, कोई बैक्टीरियल सेल एंटर कर गया, कोई टॉक्सिन कर गया, तो उनको भी अपोप्टोसिस के जरिए खत्म करके all the purpose of apoptosis here is to maintain the homeostasis कंडीशन, की बॉडी जो है वो नॉर्मली अपनी कंडीशन में रहे। अपोप्टोसिस के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनमें सेल श्रिंक है। आपको पता है सेल अपना साइज को क्या कर लेगा, कम कर देगा, अपना वाटर लूज कर देगा और अपने साइज को कम कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि पता मेनली सेल ने अपना पानी लूज करके अपने साइज को कम कर दिया। अब सेंटर में आ जाए तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डीएनए मौजूद है, आपका क्रोमेटिन मौजूद है। तो क्रोमेटिन जो है वो अपने आप को क्या करेगा, तोड़ लेगा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और वो जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, क्रोमेटिन के जेनेटिक मटेरियल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये हॉलमार्क ऑफ अपोप्टोसिस है। हॉलमार्क ऑफ अपोप्टोसिस का मतलब है कि जो आपका मतलब यूजुअली कहते हैं कि बाकी सारी कंडीशन तो वैसे भी हो सकती हैं, लेकिन जो एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि अगर ये हो तो लाजमी बात है, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन हो जाना, उसकी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, कंफर्मेशन होती है कि दिस इज अ प्रोसेस। ठीक। मेम्ब्रेन ब्लैबिंग के अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप को ब्लैब्स बना देती है। ब्लैब्स किस तरह होते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का एक सेल स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर यहाँ से इस तरह करके ये स्ट्रक्चर बाहर को जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरह बना दूँ तो इस तरह ब्लैब बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस तरह ये जो ये ब्लैब है ना, ये, तो ये क्या होगा, सेपरेट आउट होके अलग से एक बॉडी बना देगा इस तरह। तो इस तरह काफी सारे ब्लब्स बने होंगे, पूरी सेल मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा सेल जो है इस तरह छोटे छोटे जो है वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ब्लैबिंग, जिसके अंदर जो है वो साइटोस्केलेटन की अंदर चेंज की वजह से। साइटोस्केलेटन क्या होता है कि आपके हर सेल के अंदर एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि सेल को उसकी शेप देता है। ठीक है, जिस तरह हमारी हमारे जिस्म को हड्डियां हमारा देती हैं, हर सेल की हड्डियां होती हैं। ठीक है, मतलब एक मिसाल बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो सेल को शेप देती है, जैसे ही वो चेंज होती है तो सेल की ओवरऑल शेप चेंज हो जाती है और इतना छोटे छोटे बन जाते हैं। अब ये जितने भी सेल फ्रेगमेंट्स बने जो मैंने अभी आपको गोल गोल बना के दिखाए, ठीक है,
ये होते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स। और इन सारे को, अब ये एक पूरा सेल था जो कि नुकसानदेह सेल था, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कर दिया गया। अब उस पाउडर फॉर्म को हमारे फैगोसाइटिक सेल कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि जो कि बाहर से आने वाले ऑर्गन्स को, सॉरी, बाहर से आने वाले इन्वेडर्स के खिलाफ जो है वो काम करते हैं एज एन इम्यून सेल्स। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इसको खा लेते हैं। खाने का मतलब आपको पता है, फैगोसाइटोसिस आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, कि वो सेल दूसरे सेल के साथ अटैच करता है, उसको अपने अंदर ले जाता है। अंदर जाके लाइसोसोम हमारे पास होता है, जो कि वो फिर वो जो इन्वेडर या अपोप्टोटिक बॉडी है वो लाइसोसोम के साथ अटैच करेगी। लाइसोसोम के अंदर क्या है कि ऐसे इंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम इज समथिंग एन ऑर्गेनेली विद इन द सेल। तो वो जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जो कि जाके किलिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं उन अपोप्टोटिक बॉडीज के ऊपर। न्यूक्लियस की कंडीशन होगी, ब्लेब्स बन गए, अपोप्टोटिक बॉडीज बनी, और अल्टीमेटली जो है वो सेल ने जो है स्क्वेंजर सेल का मतलब क्या होता है? आपके फेगोसाइटोटिक सेल, उन्हीं को स्क्वेंजर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइट्स जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अभी उसने उसको अपने अंदर ले लिया। अंदर आके जब वो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम इसके ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करेगा और वो खत्म हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की हुई है। ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेली टाइटली पैक्ड है। ये क्या है? कैरियो, अच्छा, पहले हमारे पास नॉर्मल सेल है, उसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली टाइटली पैक्ड है। ओवरऑल इट्स नॉर्मल थिंग। जो हमारा क्रोमेटिन है कंडेंस हो गया सेंटर में और पेरिफेरी, मतलब कंडेंस होके या तो साइड पे लग गया सेल के, या सेंटर में ही मौजूद है। ठीक है। पिकनोसिस कहते हैं इसको। देन कैरियोरेक्सिस है, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिग्रेडेशन हो गया, मतलब न्यूक्लियस टूट चुका है। ये इसमें कंडेंस हुआ था क्रोमेटिन, अब उसको छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इसको कहते हैं कैरियोक्सिस, इसको कहते हैं पेक्नोसिस। अच्छा, ये आगे ब्लब्स बना देगा, ये मैंने आपको बताया, ये जो बाहर की प्रोट्रूजन हुई है ये ब्लब्स हैं, और इस तरह जो है फाइनली अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी, जिनको जो है वो आपका स्क्वेंजर सेल्स हैं वो ईट अप कर लेंगे। ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड परफोरिन ग्रेनाइज पाथवे, ये डिफरेंट पाथवेज हैं जिसके जरिए ये स्टेप लिया जाता है। मतलब एक सेल का टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना डिफरेंट स्टेप्स के जरिए होता है। तो इनमें बात करते हैं, पहले इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है कि अपोप्टोसिस का सेलुलर स्ट्रेस सिग्नल, कि सेल के अंदर से एक सिग्नल आ रहा है, डीएनए डैमेज हो गया, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की इनअवेलेबिलिटी है, ये ग्रोथ फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर प्रो अपोप्टोटिक मेम्ब्रेन ऑफ द BCL2 फैमिली सच एज बैक्स, दीज प्रोटीन आर क्रिटिकल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमियबलाइजेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रो अपोप्टोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, BCL2 जो है वो बेसिकली बैक और बैक्स जो है, बैक और बैक्स हैं। ये बेसिकली ऐसे प्रो अपोप्टोटिक जो है वो केमिकल्स हैं, ये सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। क्यों? अगर डीएनए डैमेज हो जाए या कोई भी ऐसा सिग्नल आ जाए जो कहे कि भाई सेल को खत्म किया जाए। ठीक है। तो सेल को खत्म करने के लिए हमारे पास BCL2 फैमिली आती है। BCL2 फैमिली में बैग एंड बैक्स हैं। अब ये ऐसे केमिकल्स हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनका काम क्या है कि ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को परफोरेशन, यानी कि उसके अंदर सुराख कर सकते हैं। ठीक है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो उससे अल्टीमेटली जो है वो बॉडी के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है। Tumor suppressor protein P53 can also induce apoptosis by activating back and backs। तो यानी कि तीन चार ऐसी कंडीशन है, सिंपली अगर मैं बात करूँ, डीएनए डैमेज, हाइपोक्सिया, ग्रोथ फैक्टर की कमी, एंड P53 यानी कि ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन की कमी हो जाना, ये चारों की चारों कंडीशन जो है बैक और बैक्स को स्टिमुलेट करती हैं। बैक और बैक्स जो है वो आगे माइटोकॉन्ड्रियल की परफोरेशन, यानी कि उनके अंदर सुराख जो बढ़ जाना है उसको इंक्रीज कर देते हैं।